नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अगर कोई प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना चाहता है तो उसे हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इसे लेकर सभी डीएम को चिट्ठी लिख दी है कि शिविर लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस दिया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, सुरक्षा को लेकर पंचायत प्रतिनिधि लगातार गुहार लगा रहे थे, मान ली गई है बात उनकी? विवेक, जिस तरह से लगातार बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से लगातार जो पंचायत प्रतिनिधि चुन करके आए उनके तरफ से ये गुहार लगाई जा रही थी सरकार से कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। अगर सुरक्षा कर्मियों का अभाव है, क्योंकि ये हवाला दिया गया जिले के जो एसपी हैं, डीएम है, उनके तरफ से कि सुरक्षा बलों की अभी बिहार में कमी है, तो इसको लेकर के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा दे पाना अभी संभव नहीं है। बहाली प्रक्रिया चल रही है, आगे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधि जो है उनके तरफ से ये कहा गया कि आप तत्काल हथियार का लाइसेंस जो है वो हमें निर्गत करें। और यह मामला जो है वो पिछले कुछ महीनों से अटका हुआ था। पंचायत प्रतिनिधि और सरकार के बीच में इस मामले को लेकर मंथन चल रही थी। आज अंततोगत्वा जो है पंचायत प्रतिनिधि की बातों को सरकार ने माना है। जो पंचायत सचिव हैं उनके तरफ से ये आदेश जारी किया गया, सभी जिले के जो डीएम हैं उन्हें ये आदेश पत्र भेजा गया है कि आप शिविर लगा करके। लेकिन सवाल अमित ये है कि लाइसेंस तो दे दिया जाएगा, लेकिन हर्ष फायरिंग करते हुए अगर यही पंचायत प्रतिनिधि हथियार लहराते हुए दिखेंगे तो क्या लाइसेंस रद्द होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो नियमावली है आर्म्स एक्ट को लेकर के उसमें साफ तौर पे उल्लेख है विवेक कि जो भी हथियार मिलते हैं वो नुमाइश के लिए नहीं मिलते हैं, वो कोई प्रदर्शन के लिए नहीं मिलते, वो आत्मरक्षा के लिए मिलता है, अपनी रक्षा के लिए मिलता है। तो इसके अवहेलना अब तक जितने भी ऐसे प्रतिनिधियों ने किया या दूसरे जो हथियार धारकों ने किया है उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एफआईआर लॉन्च किया जाता है, लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल ये सवाल जो है वो बनता भी है कि अगर लाइसेंस मिलेगा तो उसका क्या गलत इस्तेमाल नहीं होगा, अगर होगा तो क्या कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है जो कानून में उल्लेख है उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर है कि जो पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा को लेकर के सहमे हुए थे, डरे हुए थे, अब वो उन्हें राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। आवेदन पर हथियार का लाइसेंस मिलेगा तो पंचायत प्रतिनिधियों पर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक वैशाली से बड़ी खबर आई है कि छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्यूशन पढ़ाकर यह छात्रा लौट रही थी, लालगंज ब्लॉक ऑफिस के पास इसे अपराधियों ने गोली मार दी। अज्ञात अपराधी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा का नाम अंकिता शर्मा बताया जा रहा है। हफ्ते भर में यह दूसरी छात्रा की हत्या हुई है। बड़ी खबर वैशाली से, कोहराम मचा परिवार में। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई। कोई खबर आया थे, देखे कि गोली लगा हुआ। क्या जानकारी मिला, कैसे क्या हुआ? अभी कुछ जानकारी हम लोग तो सीधे लेके अस्पताल भागे भैया। क्या नाम था इनका? लाडली है हम लोग कहते हैं इनको। कितना उम्र था? उम्र इसका 21 साल होगा। पढ़ती है क्या? पढ़ती भी है क्या? पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है। अच्छा, कहाँ गई थी ट्यूशन पढ़ने? हाँ, ट्यूशन पढ़ा के आ ही रही थी। कहाँ पे घटना हुआ? ये घटना हुआ लालगंज ब्लॉक से थोड़ा सा आगे। ट्यूशन कहाँ पढ़ाने गई थी? वो लालगंज ब्लॉक से आगे मस्जिद है, वहीं पे। पैदल थी कि साइकिल से? साइकिल से थी। पता है कौन क्लास से पढ़ती है? कौन क्लास से पढ़ती है? ये तो बीए ऑनर्स करके शायद मतलब कोचिंग वोचिंग चलाती है। प्रफुल्ल हमारे साथ है। प्रफुल्ल, क्या जानकारी पुलिस अब तक इकट्ठा कर पाई है? अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो बिल्कुल खाली है और पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची है। एसडीपीओ सदर जो राघव दयाल हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, ये घटना जो है काफी झकझोर देने वाली घटना और एक सप्ताह के अंदर जिले में 2 छात्राओं की हत्या हो जाती है, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन एक बड़ा सवाल है। और ये लड़की जो है पिछले खुद भी पढ़ती थी और ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। 3 महीने से एक लालगंज से एक टकसाले मोहल्ला है, वहाँ पे एक शाहिद करके व्यक्ति हैं जिनके घर पे ये रोज जाती थी तो पढ़ाने, और शाम को पढ़ाने के करीब 6 साढ़े 6 में ये घर लौटती थी। और इसी दौरान साइकिल से जब ये छात्रा जो है अपने घर लौट रही थी तो ब्लॉक के पास ही घात लगाया अपराधियों ने इस पे हमला किया है और गोली मारी है।
गंभीर स्थिति में इसे रेफर किया गया, लेकिन हाजीपुर अस्पताल पहुंचते पहुंचते लड़की ने दम तोड़ दिया है। परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला जो है लड़की पूरे मामले का पुलिस जो है वो खंगाल रही है लड़की के मोबाइल से और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है कि आखिर घटना का क्या कारण हो सकता है। फिलहाल पुलिस अभी स्पष्ट तौर पे कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना है कि हर कोई जो है वो हैरान है। लालगंज के जो विधायक हैं वो भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन देखिए जिस तरह से इस जिले में अपराध का ग्राफ जो है वो अचानक से बढ़ गया है और एक सप्ताह के अंदर 2 कॉलेज की छात्राओं की हत्या कर दी जाती है, तो इसमें बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन। चलिए, पुलिस की कार्रवाई के बाद क्या निकलकर सामने आता है ये जानना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। छात्रा की गोली मारकर हत्या, वैशाली से बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। और जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां महिला से रेप की कोशिश की गई है। 3 लोगों ने दुष्कर्म की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर आरोपी भाग गए। पर्स और मंगलसूत्र भी उन लोगों ने छीन लिया। घोसी थाना में दर्ज कराई गई है शिकायत। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें कोशिश की गई है महिला से रेप की। जहानाबाद से यह बड़ी खबर है। 3 लोगों ने रेप की कोशिश की। महिला ने चिल्लाने के बाद ये आरोपी भाग गए। हालांकि भागने के क्रम में पर्स और मंगलसूत्र भी महिला का उन लोगों ने छीना है। घोसी थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। के करीब लौट रही थी मैं, नदी में जैसे ही मतलब लौट करके जा रही थी बीच नदी में, वो तीनों लड़का मुझे मिल गया। मिल करके मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, हाथ पकड़ के झाड़ी में खींच करके ले जाने लगा और उसके बाद मेरे 1.5 तोले का मंगलसूत्र छीन लिया, मेरे पर्स छीन लिया, 2500 जिसमें रुपया था। और उसके बाद जब मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से, मेरा लड़का तटबंध पे खड़ा था, जब देखा मेरा लड़का तो वो भी चिल्लाते हुए आया, तो वो लोग भाग गया। क्या बिहार में क्राइम अनकंट्रोल्ड है? क्या बिहार में क्राइम को रोकने में पुलिस नाकाम है? क्या आपका बाजार, आपका बैंक, आपकी गली, आपका मोहल्ला और वहां पर अपराधी बेखौफ घूमते हैं? हम सवाल कर रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं सवाल क्योंकि पिछले 5 दिनों में बिहार के कोने कोने से वारदात की जो तस्वीरें सामने आई वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। तारीख 18 मई 2022, जगह गया। रंगदारी नहीं देने पर पेट्रोल पंप को फूंका। तारीख 18 मई 2022, जगह राजधानी पटना। ड्राइवर को गोली मारकर कार की लूट। तारीख 17 मई 2022, जगह रोहतास। विक्रमगंज के सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के घर दिन दहाड़े डाका। तारीख 17 मई 2022, जगह दानापुर। अदलापुर पंचायत के मुखिया पति से 5 लाख की रंगदारी की डिमांड, बंदूक के बल पर दहशत। तारीख 16 मई 2022, जगह कटिहार। दिन दहाड़े बाइक शोरूम के कैशियर की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए की लूट। तारीख 15 मई 2022, जगह पटना। पटना के शिवालिक अपार्टमेंट में 7 फ्लैट में एक साथ डाका। तारीख 15 मई 2022, जगह पटना सिटी। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या,
हथियार लहराते निकले अपराधी। तारीख 14 मई, जगह पटना का परसा बाजार। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर छिनतई। इस साल यानी 2022 के 3 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े डरा रहे हैं। हत्या की वारदातों की बात करें तो इस साल जनवरी में 180 हत्याएं हुई, जो बढ़कर फरवरी में 232 हो गई और मार्च में अपराधियों ने 267 हत्याओं को अंजाम दिया। हत्या के साथ किडनैपिंग की बात करें तो इस साल जनवरी में 767 किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए, जो फरवरी में बढ़कर 823 हो गए और मार्च तक आते आते ये आंकड़ा 1003 को छू गया। अपराध के आंकड़ों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधी बेखौफ है और पुलिस पस्त है। पुलिस की नाकामी की वजह ही है कि रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, लोगों से छिनतई हो या बैंक में डकैती, अपराधी बेहिचक आते हैं, बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम देते हैं और तमंचा लहराते हुए आसानी से निकल पड़ते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बिहार सरकार के पूर्ण शराबबंदी के सपने को खाकी वर्दी वाले ही खा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने में तैनात एएसआई रामचंद्र पंडित को थाने में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इसके पहले टाउन थाना में तैनात था। बताया जा रहा है कि एएसआई को शराब पीने की लत थी। बीती रात भी उसने शराब पी थी। ट्रेनी आईपीएस को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच करवाई, जिसमें उसके अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई और इसके बाद आरोपी रामचंद्र पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बाराती आई थी, है ना, सद्भावना में फंस गए। हम तो कभी करते नहीं हैं, गलती हो गई। गलती इसलिए हो गई कि वही अल्कोहल का हल्का सेवन कर लिया। अपने की कैदी को भी पिलाया? नहीं, ये सब नहीं, कैदी का है। बिहार में गर्मी की छुट्टी घोषित हो गई है। 23 मई से गर्मी की छुट्टियां होंगी। 23 मई से 14 जून तक बिहार में स्कूल बंद रहेंगे। सभी निजी और सरकारी स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हालांकि 21 मई तक ही स्कूल खुले रहेंगे। तो बिहार में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 23 मई से 14 जून तक स्कूल बंद रहेंगे और 23 मई से होगी गर्मी की छुट्टियां। कुदरत के कहर की बात करते हैं और उससे निपटने की तैयारियों की भी। इस वक्त तपती गर्मी है, गर्मी पसीना छुड़ा रही है। वहीं देश के असम समेत कई हिस्सों में बाढ़ तबाही मचा रही है। बिहार में मानसून आने में अभी 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उससे पहले सरकार अलर्ट मोड में है। कुदरत जब कहर बरपाती है तो हाथी भी कागज की तरह पानी में बहता हुआ नजर आता है। हाथी के बहने की ये तस्वीरें असम की हैं, जहां इस वक्त कुदरत के कहर से लाखों की आबादी प्रभावित है। बिहार में भी हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, लिहाजा मॉनसून आने से पहले ही बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों की जिलावार समीक्षा की और हर हाल में आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मानसून है और मानसून के कारण जो बाढ़ की स्थिति बनती है बिहार में, उसके बाढ़ से बचाव के लिए एक लंबी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें सभी पहलुओं पर विस्तार से उन्होंने मार्गदर्शन दिया और तैयारी की समीक्षा भी हुई। तैयारियों के संबंध में समीक्षा हुई। सभी जिलों में जहां जहां बाढ़ सुखाड़ की स्थिति होती है अक्सर, उन जिलों में कैसे तैयारी रहेगी, उसका सामना कैसे करेंगे। तो आपदा की स्थिति में सरकार तैयार रहेगी
इसी में सारी बातचीत हुई। मॉनसून आने में अभी 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मॉनसून से पहले ही एक्टिव है। हाई लेवल मीटिंग से 5 दिन पहले सीएम नीतीश सुपौल भी गए थे, जहां उन्होंने फिजिकल मॉडलिंग सेंटर और पूर्वी कोसी तटबंध पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया था। हर काम को सीएम ने बारीकी से देखा और समझा था। उससे एक दिन पहले सीएम ने पटना के संप हाउस का भी जायजा लिया था। पटना में बरसात के पहले क्या तैयारी है, इसकी पूरी जानकारी ली थी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ब्राजील में 1 मई से लेकर 15 मई तक आयोजित डेफ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलावा भेजा और इसे लेकर हाजीपुर सदर थाना इलाके के दिघी निवासी ऋतिक आनंद के घर जश्न का माहौल है। समर डेज ओलंपिक ब्राजील में भारतीय टीम ने बैडमिंटन के फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने 8 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य पदक हासिल किए थे। ये अब तक के डेफ ओलंपिक में भारत का सबसे उम्दा प्रदर्शन माना जा रहा है। वैशाली के ऋतिक आनंद ने उम्दा प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों को पीएम मोदी के बुलावे के बाद ऋतिक आनंद 21 मई को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसे लेकर उनके घर पर खुशियां छा गई हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा है। ऋतिक आनंद की मां और पिता ने ऋतिक को भोज पर नई दिल्ली बुलाए जाने पर खुशी जाहिर की है। बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और बिहार विधान परिषद में बन रहे शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन भी करेंगे। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने शताब्दी स्मृति स्तंभ के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही इस महीने के आखिरी तक निर्माण कार्य पूरा करने का भरोसा जताया है। शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर विधानसभा में तैयारियां जोरों पर है। गर्मी में लोग फ्रिज की जगह घड़े और सुराही के ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इसे लेकर बक्सर में युवा चेतना नाम का संगठन गांव-गांव जाकर सुराही बांट रहा है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह खुद घर घर जाकर लोगों के बीच सुराही बांट रहे हैं। उन्होंने बक्सर के गंगौली, नियाजीपुर, सहियार समेत कई आसपास के गांवों में सुराही बांटने का अभियान चला रखा है। रोहित सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से वो देश भर में घूम घूम कर 1 लाख लोगों को सुराही बांटेंगे, जिसका पानी सेहत के लिए फ्रिज के पानी से अच्छा होता है। अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में जनता को सुराही का प्रयोग करना चाहिए। जब तक गांव में काम करने वाले लोगों के कार्य को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। फ्रिज का लोग प्रयोग करते हैं, बिजली का सदुपयोग होता है, बिल आता है। सुराही में तो बिजली लगना नहीं है, इसलिए पानी भी शीतल मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और अपने गांव में घर में काम करने वाले लोगों के मनोबल को भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसलिए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाइए। देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में भी आपका एक योगदान होगा। मिथिला के प्रसिद्ध कवि और गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन 88 साल की उम्र में हो गया। उनका इलाज नोएडा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर लंबे समय से बीमार थे। मिथिला में रविंद्र महेंद्र की जोड़ी काफी प्रसिद्ध थी। मैथिली में बनी पहली फिल्म ममता गावे गीत थे में रविंद्रनाथ ने ही गीत लिखे थे। उनकी उस फिल्म के एक गीत को लता मंगेशकर ने गाया था और इसके अलावा इनकी एक रचना चिट्ठी के तार बुझू बुढ़िया बीमार बुझू ने मिथिला में पलायन पर काफी चोट किया था। जनसंख्या नियंत्रण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी रविंद्रनाथ ने गीत गाए थे, जिसके बोल थे लटर पटर कनी कम कुरु दुए बच्चा पर दम धरू। इस गीत ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।